हेलो फ्रेंड, जीएस कंसेप्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और यह जो है इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है स्वामी निवेश कोष अर्थात स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। यह जो टॉपिक है रियल एस्टेट जो हम अक्सर चर्चा में सुनते हैं उससे संबंधित है। रियल एस्टेट जो अवसंरचनात्मक कार्यों से संबंधित होती है, अर्थात जब आप सुनते हैं कि शहरों में बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं जो घरों का निर्माण करते हैं जिसे जो है लोग खरीदते हैं, तो वैसे ही परियोजनाओं से संबंधित जो है इस फंड को डिजाइन किया गया है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अभी तक होता यह था कि जो आवासीय परियोजनाएं होती हैं, जो रियल एस्टेट के में जो बड़े बड़े बिल्डर जो तैयार करते हैं, लेकिन वह किसी कारण से वह रुक जाती हैं, अर्थात अभी तक बाधित हुई, वो समय पर पूरा ना हुई, तो उससे पूरा करने के लिए इस कोष का निर्माण किया गया है और इसके तहत जो है यह परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं और कुछ हुई भी हैं और इसके लिए आगे लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। वर्तमान में यह चर्चा में रही, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो गई। तो आइए हम समझते हैं कि पहले यह जो इन्वेस्टमेंट फंड है वह क्या है और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पहलू है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए हम वन बाय वन करके इसकी विस्तार से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखें स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड। स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, इसका पूरा नाम जो है स्पेशल विंडोज फॉर एफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग। इस जो स्वामी नाम है इसका पूरा नाम है स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग। यह जो है मध्यम आय स्तर के लोगों के लिए आवासीय जो परियोजनाएं हैं पूरा करने के उद्देश्य से संबंधित है, इसलिए इसका जो है नाम रखा गया स्वामी जो स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल मिड इनकम हाउसिंग है। अब ये वर्तमान में जो चर्चा में रही वो क्यों रही वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो है हम इसके बारे में आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए चर्चा में इसलिए रही क्योंकि यह परियोजनाएं जो है जो यह कोष है इसके तहत जो है यह कहा गया कि यह जो 12,000 करोड़ की लागत से 130 परियोजनाओं को यह मंजूरी प्रदान की है। अर्थात यह जो कोष है इसके तहत जो है यह मंजूरी प्रदान की गई 130 परियोजनाओं की, जिसकी लागत जो है 12,000 करोड़ है। अर्थात 12,000 करोड़ की लागत से 130 परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है और सबसे बड़ी बात जो है 15,530 करोड़ रुपये जुटाए भी गए हैं इस कोष के माध्यम से। फिर उसके बाद 20,557 घरों को पूरा भी किया जा चुका है इसी कोष के माध्यम से। और अगले 3 वर्षों में जो शहर हैं टियर 1 और टियर 2 उनमें 81,000 घरों को पूरा किया जाना है। कितने दिनों में? अगले 3 वर्षों में। ठीक है, तो इस प्रकार यह जो चर्चा में रहने का इनका जो है एक महत्वपूर्ण कारण रहा और अगले 3 वर्षों में इनका 81,000 घरों को पूरा करना एक बड़ी लक्ष्य है। और इससे क्या होगा कि मध्यम आय स्तर वाले जो लोग हैं उनको जो है घर जो है सस्ते में और समय पर उपलब्ध होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि 81,000 घरों को यह लक्ष्य जो रखा गया है और वो रखा गया है कहाँ के लिए? शहरों के लिए, टियर 1 और टियर 2। टियर 1 और टियर 2 जो शहर होते हैं वह जनसंख्या के हिसाब से उनका जो विभाजन होता है उसमें जो टियर 1 होते हैं यह जो है 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर होते हैं। टियर 1 जो होते हैं 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले होते हैं और टियर 2 जो होते हैं वह 50,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले होते हैं। तो यह जो है आप जानते हैं कि जो यह रियल एस्टेट का जो वर्क है ज़्यादातर शहरों में बड़ी संख्या में चलते हैं और बहुत मात्रा में रोजगार भी क्रिएट करते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान भी बहुत देते हैं। तो यह जो है टियर 1 और टी में जो है यह किया जाएगा जो है। ठीक है, आप समझते हैं कि आखिर यह फंड है क्या। अब इसकी चर्चा करते हैं। फंड यह जो स्वामी निवेश कोष है यह क्या है? स्वामी निवेश कोष यह क्या है? तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा जो है सामाजिक प्रभाव कोष है जिसे रुकी हुई परियोजनाओं या जो तनावग्रस्त परियोजनाएं जो किसी कारण से प्रभावित हुई हैं उन्हें पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया एक कोष है। ठीक है, यह होगा ये आपकी डिफिनेशन जो स्वामी निवेश फंड का डिफिनेशन है। यह भारत सरकार का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव कोष है जिसे रुकी हुई परियोजनाएं या जो तनावग्रस्त आवासीय परियोजनाएं थीं उन्हें पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया फंड है। ठीक है, यह भारत सरकार द्वारा समर्थित है और वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
और इसका जो प्रबंधन है वह SBI बैंक समूह की एक कंपनी है, SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड, वह जो है इसका प्रबंधन करती है। ठीक है, और यह जो फंड है जो फंड है स्वामी निवेश कोष, इसका गठन जो है 2019 में किया गया था। 2019 से यह कार्य कर रही है और अभी आपने देखा कि इतने जो है यह घरों को जो है पूरा भी कर ली है और आगे के लिए लक्ष्य भी निर्धारित की है और पैसे भी यह अधिक मात्रा में यह जुटाई है। तो 2019 में इसका जो है गठन हुआ था, उसके बाद से यह कार्य कर रही हैं और यह वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, भारत सरकार द्वारा समर्थित है और SBI कैप जो भी SBI समूह की एक कंपनी है SBI वेंचर्स लिमिटेड, वह इसका प्रबंधन करती है। ठीक है, इस फंड के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या है? इस फंड के पीछे इस कोष का जो निर्माण करना या डिजाइन करना या गठन करना, क्या उद्देश्य क्या है, इसे हम जानते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करना। सबसे पहला काम है क्या कि रुकी हुई जो परियोजनाएं हैं उसे पूरा करना है। ठीक है, घर खरीदारों को घर वितरण समय से सुनिश्चित करना है। ठीक है, और देश की जो सीमेंट है और स्टील उद्योग है उसको बढ़ावा देना है इसके माध्यम से, और रियल एस्टेट का जो कारोबार है उसे जो है नकदी रहित बनाना है आदि जो है इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। इसके तहत जो है जो रियल एस्टेट के कार्य है उसे नकदी रहित बनाना है, रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करना है और जो मध्यम आय स्तर के लोग हैं उनको जो है सस्ते दरों पर और समय से उनको घर जो वितरण उनका जो सुनिश्चित होता है उसे भी सुनिश्चित करना है, अर्थात घर को समय पर पूरा करके उन्हें सुनिश्चित करना है। और देश की, क्योंकि आप जानते हैं कि यह जब वर्क करेगा, जब कंस्ट्रक्शन की कामें होती हैं तो रोजगार क्रिएट होती है और अन्य उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। तो इसके पीछे सरकार का उद्देश्य है कि जब अगर आवासीय परियोजनाएं बनेंगी तो उसमें सीमेंट का यूज होगा और स्टील के जो यूज होंगे तो उससे उस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और इससे रोजगार क्रिएट होगा। ये सब जो है इनमें जो है निहित है, इनके उद्देश्यों में। इसके तहत जो है अब किस प्रकार की जो आवासीय परियोजनाएं हैं उसके लिए क्या मानदंड रखा गया है और वो किस प्रकार की परियोजनाएं होंगी उसे देखिए। इसके तहत जो आवासीय परियोजनाएं होंगी वह जो है सबसे पहला जो परियोजनाएं होंगी इसके लिए जो ये मानदंड कहिए या जो एक मानक जो तैयार किया गया है कि इसके तहत इस कोष के माध्यम से इन परियोजनाओं को पूरा किया जाना है वो है, तो वह जो है तो रुकी हुई ब्राउनफील्ड की परियोजनाएं होंगी। परियोजनाओं का जो है रेरा में जो है पंजीकृत होना आवश्यक होगा, पंजीकृत होना चाहिए। यह जो है इसके तहत मानक है कि यह जो है रुकी हुई जो परियोजनाएं होंगी वह रुकी हुई ब्राउनफील्ड की परियोजनाएं होनी चाहिए, अर्थात वह बनने के एकदम बिल्कुल करीब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल नए स्तर से परियोजनाएं जो बन रही हैं उसमें इस कोष का यूज़ किया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह जो है ब्राउनफील्ड की परियोजनाएं होनी चाहिए, अर्थात वो ऐसी परियोजनाएं जो बन चुकी हैं और वह किसी कारण से वह जो रुक गई हैं, ठप हो गई हैं और उसमें और पैसे की ज़रूरत है और उसके बाद यह पूरा किया जाएगा तो उसमें इसका यूज़ किया जाएगा इस कोष का, तो उसे हम ब्राउनफील्ड कहते हैं। ब्राउनफील्ड परियोजना करने का मतलब हो गया कि वह पूरी तरह से तय माने कि नए स्तर से नहीं, वो पहले से वो चल रही होती है कोई परियोजना, उसमें हम उस पैसे को निवेश को करते हैं। या जो नाम होता है जो आधी परियोजनाएं बनी हुई है या कुछ बाकी रह गई हैं वो जो प्रोजेक्ट होगा वह होगा ब्राउनफील्ड। इसे हम आप एक तरह दूसरे तरह से देख सकते हैं कि जब आप इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट टॉपिक पढ़ेंगे निवेश, तो उसमें जो निवेशक होते हैं वो दो क्षेत्रों में निवेश करते हैं। जैसे एक हो गया कि ब्राउनफील्ड क्षेत्र में हम निवेश कर रहे हैं और एक ग्रीन फील्ड में निवेश कर रहे हैं। तो ग्रीन फील्ड का जो निवेशक होगा जैसे वो क्या होगा कि पहले से कुछ परियोजनाएं चल रही होंगी उसमें हम पैसा लगाते हैं। जैसे मान लें घर बन रहा हो और लिंटर से आधा पूरा नहीं हुआ हो, लेकिन लिंटर से अधिक हो गई है लेकिन उसमें ढलाई बाकी है और उसके लिए फंड नहीं है, तो उसमें जो फंड लगाया जाएगा वह होगा ब्राउनफील्ड कि इन्वेस्ट होंगे, क्योंकि उसमें कुछ पैसे लगाए जाएंगे और पूर्ण हो जाएंगे। लेकिन जो अभी घर बनी नहीं है और कोई ऐसा इन्वेस्टर आएगा जो पूरी तरह से फाइनल घर को करेगा शुरू से लास्ट तक, तो वह जो है ग्रीन फील्ड कहलाएगा जो है। ठीक है,
दूसरी बात, क्या जो परियोजनाएं होंगी, जो भी आवासीय परियोजनाएं होंगी, वह क्या होगा कि रेरा में पंजीकृत होनी चाहिए। रेरा का मतलब हो गया कि रियल एस्टेट, इसका मतलब हो गया कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, अर्थात जो भी आवासीय परियोजनाएं होंगी उनका जो है रेरा में पंजीकृत होना होगा। इसके तहत जो परियोजनाएं होंगी ये सस्ती होनी चाहिए, वो किफ़ायती होनी चाहिए, मध्यम आय के स्तर के लोगों के अनुरूप होनी चाहिए, और वह जो है परियोजनाएं वह जो किसी कारण से रुकी हुई होनी चाहिए। इस परियोजना के तहत ऐसे परियोजनाओं को भी शामिल करने का प्रावधान किया गया है कि जैसे कोई मुकदमेबाजी के कारण, जैसे कोई कहीं प्रोजेक्ट बन रहा हो और किसी कारण से वहाँ जो विवाद उत्पन्न हुआ और वो रुक गया परियोजना है, और वह जो है परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा इस कोष के माध्यम से। उसके बाद जो है कुछ अगर किसी परियोजना के बारे में शिकायत हुई थी और परियोजनाएं रुक गई और परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो उनको जो है इस कोष के माध्यम से पूरा किया जाएगा। तो इस प्रकार से इसका यह है कि जो रुकी हुई परियोजनाएं हैं अब जो है उसे जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। अर्थात इस कोष के माध्यम से अब वैसी परियोजनाएं जो किसी भी कारण से जो बाधित रही हैं, जो पूरी नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण जो है आवास का निर्माण नहीं हो पाया और लोगों को आवास वितरण समय से नहीं हो पाया, उस तरह की परियोजनाओं को इस कोष के माध्यम से अब पूरा किया जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके तहत जो है वित्त पोषण की जो व्यवस्था है कि वित्त पोषण कैसे जो परियोजनाओं जो है करेंगी, उसमें जो है कहा गया है कि गैर परिवर्तनीय डिवेंचर की एक शब्द का प्रयोग किया गया है, गैर परिवर्तनीय डिवेंचर। डिवेंचर का मतलब ऋण पत्र, अर्थात यह एक माध्यम है, एक उपकरण है, इसे आप कहें तो इकोनॉमिक्स की भाषा में। ये क्या करता है कि इसके माध्यम से इसका वित्त पोषण किया जाएगा। यह क्या होगा कि यह जो है इसके माध्यम से कोई भी संस्था या कॉर्पोरेट जो होती हैं वो क्या करती है कि पैसों को जुटाती है। ठीक है, अर्थात उस माध्यम से इनका वित्त पोषण जो किया जाएगा वह है गैर परिवर्तनीय डिवेंचर। अब यह परियोजनाएं जो है, इस परियोजनाएं में जो निवेश का जो विभाजन है, इसमें सरकार की जो भागीदारी है वो 50%, और जैसे LIC और जो आपका SBI जो बैंक समूह है उसका जो है 10%, और जो 40% है इसके निवेशक के रूप में इस परियोजनाओं में विभिन्न बैंक समूह संस्थाएं जैसे आपको भविष्य निधि कोष हैं आदि, जो पेंशन जो कोष हैं, ये सब से जो है पैसा इसके तहत जो है निवेश के रूप में जुटाया जाएगा इस कोष को पूरा करने के लिए, जिसमें जो सरकार की भागीदारी होगी वो 50%। ठीक है। अब जो है इस कोष का महत्व क्या है, इस कोष का महत्व क्या है, देखिए इस कोष का महत्व हो गया। अभी तो हमने इसकी उद्देश्य के बारे में अभी हमने देखा, तो अब इसका महत्व को देखिए। तो इसका पीछे जो सरकार का यह है कि सबसे पहले जो परियोजनाएं पूरी होंगी समय से, दूसरी बात क्या है कि मध्यम आय स्तर वालों का विशेष इसमें ध्यान रखा गया है, तो उन्हें जो है किफ़ायती और सस्ती जो है आवास जो है समय से इन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। और दूसरी बात क्या होगा कि जो अन्य उद्योग होंगे जैसे स्टील उद्योग हैं, सीमेंट उद्योग है, उनको इसके माध्यम से बढ़ावा मिलेगा जो देश की अर्थव्यवस्था में वह महत्वपूर्ण योगदान देंगे। रियल एस्टेट आप जानते हैं कि पहले से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह साल में लगभग जो है 5 करोड़ लोगों को रोजगार क्रिएट करता है। और दूसरी बात आप इसका अगर डाटा देखेंगे तो 2019-20 में यह देखा गया है कि जैसे 200 जो बिलियन अमेरिकी डॉलर है यह देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, और 2030 तक इसका देश की अर्थव्यवस्था में 1 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की संभावना है कि यह इतना योगदान देगा। 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का देश की अर्थव्यवस्था में इसका योगदान देगा यह सेक्टर, केवल जो है रियल एस्टेट सेक्टर की बात कही गई है 2030 तक जो है। तो इस प्रकार ये बड़ी मात्रा में एक रोजगार क्रिएट करता है। तो ये सब जो है इसके माध्यम से सरकार का जो है प्रमुख उद्देश्य निहित है। ठीक है। और यह जो है निवेश कोष जो है आवासीय परियोजनाओं से संबंधित है। आप शहरी क्षेत्रों में विशेषकर यह इस तरह की परियोजनाओं की आवश्यकताएं होती हैं, लोगों की ज़रूरतें होती हैं, लोग इसे खरीदते भी हैं और घरों को, तो उनकी जो है घरों की आवश्यकताएं सरकार का मानना है कि इस कोष के माध्यम से जल्द पूरा किया जाएगा, और इसका उद्देश्य ही यही है। और इसके तहत जो है अन्य सहायक जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो फंड वो जो
आवासीय जो परियोजनाएं थी वो किसी कारण से रुक गई हैं, उन्हें जल्द पूरा करके जो चिन्हित लोग हैं, जो मांग वाले जो लोग हैं जी, उनको समय से उनका वितरण सुनिश्चित किया जाएगा जो है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और इसके विभिन्न पहलुओं को हम लोगों ने देखा। फिर मिलते हैं किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।